नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। राज्य सरकार द्वारा 15 मई तक लागू संचारबंदी को अब आगामी 31 मई तक आगे बढ़ा दिया गया है। यह संचारबंदी अमरावती जिले में भी लागू रहेगी। इस संचारबंदी के तहत राज्य सरकार से प्राप्त अधिकारों के अनुसार अमरावती के जिलाधीश ने विगत 9 मई से 15 मई तक लागू किए गए कड़े प्रतिबंधों को आगामी 22 मई तक लागू रखने का निर्देश जारी किया है। हालांकि इसमें कुछ छूट दी गई है। इस नई अधिसूचना के अनुसार अब 22 मई तक जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों से रोजाना सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक केवल होम डिलीवरी होगी और आम नागरिकों को जीवनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी हेतु दुकानों पर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके तहत किराना, सब्जी व फल की दुकानों, दूध डेयरी, बेकरी, मिठाई, खाद्य गृह व आटा चक्की पर ग्राहक खुद जाकर खरीदारी का काम नहीं कर सकेंगे, बल्कि संबंधित दुकानदारों को रोजाना सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक उन्हें होम डिलीवरी देनी होगी। इसी तरह 22 मई तक वाइन शॉप व बियर बार से भी रोजाना सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक होम डिलीवरी करने की ही अनुमति दी गई है। रेस्टोरेंट, होटल, भोजनालय व शिव भोजन थाली की घर पहुंच सेवा आगामी 22 मई तक रोजाना सुबह 11 से शाम 7 बजे तक शुरू रहेगी। इन सभी स्थानों से ग्राहकों को प्रत्यक्ष पार्सल की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। इसके अलावा सरकारी राशन दुकानें सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक खुली रहेंगी और राशन दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने लाभार्थियों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हुए सरकारी अनाज के वितरण हेतु टोकन सिस्टम का प्रयोग करें। साथ ही मानसून पूर्व कार्यों से संबंधित सामग्री व पशु खाद्य सामग्री की दुकानों से भी सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक होम डिलीवरी करने की अनुमति दी गई है। यही व्यवस्था कृषि सेवा केंद्रों के लिए भी लागू रहेगी। वहीं संचारबंदी के दौरान फसल मंडी, थोक सब्जी मंडी, साप्ताहिक बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। स्पा, सलून, ब्यूटी पार्लर, सार्वजनिक व निजी क्रीड़ांगन, बगीचे, स्कूल, कॉलेज व ट्यूशन क्लासेस को भी बंद रखने हेतु कहा गया है। इसके अलावा टॉकीज, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, नाट्य गृह, कला केंद्र व प्रेक्षागृह भी अगले आदेश तक पूरी तरह से बंद रहेंगे। वहीं केवल 15 लोगों की उपस्थिति में घरेलू स्तर पर विवाह समारोह आयोजित करने की अनुमति रहेगी, जिसमें बैंड बाजा व बारात को अनुमति नहीं दी गई है और विवाह समारोह को 2 घंटे के भीतर संपन्न करना होगा। इसके साथ ही पहले की तरह पेट्रोल पंपों पर केवल अत्यावश्यक सेवाओं व कारणों के लिए ही पेट्रोल व डीजल की बिक्री की जाएगी और बाहरी जिलों व राज्यों से आने वाले लोगों के लिए यात्रा शुरू करने से पूर्व 48 घंटे पहले अपनी RT-PCR टेस्ट करवाना आवश्यक रहेगा, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव होना जरूरी है। वहीं संचारबंदी के दौरान मेडिकल स्टोर, दवाखाने व ऑनलाइन औषध सेवा को 24 घंटे खुले रहने की अनुमति दी गई है। कुल मिलाकर 31 मई तक लागू की गई लॉकडाउन के संदर्भ में जिलाधीश कार्यालय द्वारा एक विशेष आदेश निकालते हुए 22 मई तक उन तमाम व्यवस्थाओं को ही लगभग कायम रखा गया है जो व्यवस्थाएं 9 मई से 15 मई के दौरान अस्तित्व में थी। हालांकि इसमें केवल जीवनावश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए समय को कुछ बढ़ाया गया है। इससे पहले सुबह 7 से 11 बजे तक 4 घंटे के दौरान होम डिलीवरी करने की अनुमति दी गई थी। वहीं अब सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक 8 घंटे के दौरान जीवनावश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी की जाएगी। रमजान ईद का नाम सामने आते ही आंखों के सामने सफेद लगदग पोशाकों तथा रंग बिरंगी कपड़ों के साथ ही आंखों में सुरमा लगाए चहकते चेहरों, महकते इत्र, ईदगाह मैदान पर दुआ के लिए उठने वाले हजारों हाथ और सामूहिक नमाज के दौरान एक साथ सजदे में झुकने वाले मुस्लिम समाज बंधुओं की भीड़ का दृश्य तैरने लगता है। इसके साथ ही पूरा दिन एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर मुसाफा करते हुए और गले मिलते हुए ईद की मुबारकबाद देने का सिलसिला भी याद आता है। लेकिन कोविड की संक्रामक महामारी के चलते यह दृश्य पिछले वर्ष भी दिखाई नहीं दिया था और लगातार दूसरे वर्ष इस बार भी रमजान ईद के पर्व पर ऐसा कोई दृश्य दिखाई नहीं दिया है। यह लगातार दूसरा मौका रहा जब रमजान ईद के मौके पर ईदगाह मैदान पर ईद की नमाज अदा नहीं की गई, क्योंकि कोविड वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए सरकार एवं प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों के मद्देनजर सभी मुस्लिम धर्म गुरुओं ने मुस्लिम समाज बांधवों से इस बार भी रमजान ईद के मौके पर अपने अपने घरों पर रहते हुए ईद की नमाज अदा करने और अपने परिवार के साथ रहकर ही ईद का त्यौहार मनाने का आह्वान किया था, ताकि लॉकडाउन व संचारबंदी सहित सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हो सके। सभी मुस्लिम समाज बंधुओं ने सरकार एवं प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों एवं मुस्लिम धर्म गुरुओं की ओर से जारी अपील को भरपूर प्रतिसाद दिया और अपने अपने घरों पर रहकर ही ईद की नमाज अदा करते हुए पारिवारिक स्तर पर रमजान ईद का त्यौहार मनाया।
अमूमन किसी भी त्यौहार पर नए नवेले कपड़े पहनकर सजे धजे छोटे बच्चों का उत्साह देखने लायक रहता है और ईद जैसे मौके पर मुस्लिम समाज के छोटे बच्चों का पहनावा और सज धज का अंदाज ही जुदा होता है। वे अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बड़े उत्साहित ढंग से ईदगाह मैदान पर नमाज अदा करने पहुंचते हैं, लेकिन पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी ईदगाह मैदान के दरवाजे नमाजियों के लिए बंद रहे। ऐसे में ईदगाह मैदान के मुख्य प्रवेश द्वार पर खड़े रहकर कुछ नन्हे नमाजियों ने पाक परवरदिगार से कोविड की महामारी को जल्द से जल्द खत्म करने की दुआ की। रमजान ईद के मद्देनजर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों सहित समूचे शहर में लगाए गए पुलिस बंदोबस्त का जायजा लेने हेतु शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह खुद ऑन रोड ड्यूटी पर उतरी और उन्होंने शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा करते हुए पुलिस बंदोबस्त का निरीक्षण किया। इस समय मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का दौरा करते समय सीपी डॉक्टर आरती सिंह ने मुस्लिम समाज बंधुओं को रमजान ईद के पर्व की शुभकामनाएं देने के साथ ही उनसे संचारबंदी व कोविड त्रिसूत्री के नियमों का पालन करने की अपील भी की। विगत लंबे समय से यह आशंका जताई जा रही थी कि पेट्रोल के दाम कभी भी 100 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच सकते हैं। यह आशंका शुक्रवार 14 मई को पूरी तरह सच साबित हुई, जब पेट्रोल के दाम उछलकर 100 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर हो गए। इसके साथ ही डीजल के दामों में भी उछाल जारी रहा। गत रोज ही 90 रुपये के स्तर को पार करते हुए 91 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर की दर पर पहुंचने वाला डीजल गुरुवार को 91 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर की दर पर जा पहुंचा। विगत कुछ माह के दौरान 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जारी रहने के दौरान पेट्रोल व डीजल के दामों में स्थिरता देखी जा रही थी। वहीं चुनाव निपटते ही पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में उछाल आना शुरू हो गया है। विगत कुछ दिनों से कोविड प्रतिबंधात्मक टीकाकरण अभियान में कोवैक्सीन की अच्छी खासी किल्लत देखी जा रही है। वहीं अब धीरे धीरे स्वास्थ्य महकमे द्वारा कोवैक्सीन की आपूर्ति को सुचारू किया जा रहा है। इसके तहत अमरावती संभाग के 5 जिलों हेतु कोवैक्सीन के 20,480 डोज के स्टॉक को मंजूरी मिली है, जिसमें से शनिवार को अकोला स्थित स्वास्थ्य उप संचालक कार्यालय से अमरावती जिले को 4,800 कोवैक्सीन के टीके उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनके जरिए रविवार या सोमवार से 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लाभार्थियों को कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगाने का काम शुरू किया जाएगा। हकीकत में वैक्सीन का यह स्टॉक शुक्रवार की रात ही अमरावती जिले को मिल जाना चाहिए था, लेकिन वैक्सीन लाने के लिए अकोला से औरंगाबाद हेतु रवाना हुए वाहन में रास्ते में कुछ खराबी आ गई, जिसकी वजह से अब इस वैक्सीन का स्टॉक शुक्रवार की बजाय शनिवार को मिलेगा। विगत 16 जनवरी से शुरू हुए कोविड टीकाकरण अभियान के विभिन्न चरणों के तहत अमरावती जिले में अब तक 2,74,608 लाभार्थियों को कोविशील्ड व कोवैक्सीन जैसी प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का पहला डोज लगाया जा चुका है। इसमें से 86,041 लाभार्थियों ने वैक्सीन का दूसरा डोज भी लगा लिया है। ऐसे में कोविशील्ड व कोवैक्सीन के अमरावती जिले में कुल 3,60,649 डोज लगाए जा चुके हैं, जिसमें से 18 से 44 वर्ष आयु गुट वाले 18,353 लाभार्थियों को प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का पहला डोज लगाया जा चुका है। वहीं अमरावती संभाग में शामिल 5 जिलों में 16 जनवरी से लेकर अब तक 11,20,018 लोगों ने कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का पहला डोज लगवाया है, जिसमें से 2,91,237 लाभार्थियों ने प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का दूसरा डोज भी लगवा लिया है। इस लिहाज से अब तक समूचे संभाग में प्रतिबंधात्मक वैक्सीन के 14,11,255 प्रतिबंधात्मक डोज लगाए जा चुके हैं। मांग एवं जरूरत की तुलना में वैक्सीन की आपूर्ति अत्यल्प होने के चलते 18 से 44 वर्ष आयु गुट वाले लाभार्थियों के कोविड प्रतिबंधात्मक टीकाकरण अभियान को फिलहाल सरकार द्वारा स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा विगत 4 दिनों से इस आयु गुट के नागरिकों का टीकाकरण करना रोक दिया गया है। इस नए आदेश के चलते 18 से 45 वर्ष आयु गुट वाले करीब 12,57,527 लाभार्थियों को अब कम से कम 2 सप्ताह तक कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन मिलने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जिले में विगत 1 माह के दौरान कोवैक्सीन के बेहद अत्यल्प डोज उपलब्ध हुए। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकार से लगातार कोवैक्सीन की मांग की जा रही है। इसके बावजूद अब तक वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध नहीं हो पाया। ऐसे में कोवैक्सीन का पहला डोज ले चुके करीब 32,000 लाभार्थी विगत 1 माह से कोवैक्सीन का दूसरा डोज मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। साथ ही लगातार टीकाकरण केंद्रों के चक्कर भी काट रहे हैं, किंतु फिलहाल कोवैक्सीन का बेहद अत्यल्प स्टॉक उपलब्ध है, जिसकी वजह से उनके हाथ फिलहाल निराशा ही लग रही है। 39 सरकारी व निजी कोविड अस्पतालों तथा 3 कोविड हेल्थ केयर सेंटरों में कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने हेतु 2,169 बेड की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, जिसमें से 1,700 बेड पर कोविड संक्रमित मरीजों को भर्ती रखा गया है। साथ ही इस समय 469 बेड रिक्त हैं। हालांकि रिक्त रहने वाले अधिकांश बेड जनरल कैटेगरी के हैं और ICU व ऑक्सीजन बेड को लेकर अब भी काफी हद तक किल्लत चल रही है। अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी तहसील अंतर्गत सबसे अंतिम छोर पर स्थित रहने वाला पारडी गांव
विगत एक वर्ष से कोविड मुक्त रहने में सफल रहा है, जिस समय अमरावती जिले सहित अंजनगांव सुरजी तहसील के कई ग्रामीण इलाके बड़ी तेजी के साथ कोविड संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विगत एक वर्ष से पारडी गाँव में एक भी व्यक्ति कोविड संक्रमित नहीं पाया गया। यहाँ के ग्राम पंचायत प्रशासन, कोरोना दक्षता समिति तथा नागरिकों के सहयोग की वजह से इस गाँव ने कोरोना वायरस को अपनी सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया। अंजनगांव सुरजी तहसील के अंतिम छोर पर बसे पारडी गाँव की जनसंख्या 300 के आसपास है और यहाँ पर कुल 54 परिवारों के घर हैं। पारडी गांव से एक आवाज की दूरी पर रहने वाले कई गांवों में बड़े पैमाने पर कोविड संक्रमित मरीज पाए गए हैं, लेकिन यह गांव अब तक कोविड मुक्त रहने में सफल है। सरकार द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन तथा नियमों का योग्य नियोजन किए जाने के चलते पारडी गांव इस महामारी काल के दौरान भी खुद को कोविड संक्रमण की चपेट में आने से सुरक्षित बचा सका है। अक्षय तृतीया व रमजान ईद जैसे प्रमुख त्योहारों की पार्श्वभूमि पर जीवनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी हेतु मंगलवार व बुधवार को संचारबंदी के नियमों में कुछ हद तक शिथिलता दी गई थी, जिसकी वजह से बाजार पेठों में अच्छी खासी भीड़भाड़ देखी गई। पश्चात गुरुवार को एक बार फिर कड़े निर्बंध लागू किए गए, लेकिन इसके बावजूद भी भीड़भाड़ बिल्कुल भी कम नहीं हुई और पुलिस सहित मनपा पथक द्वारा कार्रवाई शुरू करने के बावजूद कई दुकानदार अपनी दुकानों के भीतर से सामानों की बिक्री कर रहे थे। वहीं शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर फलों का बाजार पहले की तरह सजा हुआ था, जहाँ पर विशेष रूप से आम की खरीदारी हेतु अच्छी भीड़भाड़ देखी जा रही थी। ऐसे माहौल में पुलिस व मनपा पथक द्वारा शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर कार्रवाई हेतु पूरा ध्यान दिया जा रहा था। साथ ही भीड़भाड़ नहीं रहने वाले स्थानों की अनदेखी की जा रही थी। इस समय शहर सहित जिले में कड़ी संचारबंदी लागू है और सभी जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को बंद रखने के साथ ही आम नागरिकों को बिना वजह घर से बाहर निकलने से मना किया गया है। लेकिन इसके बावजूद शहर के सभी इलाकों में रोजाना सुबह सड़क किनारे साग सब्जी व फल सहित विभिन्न वस्तुओं की फुटकर दुकानें लगती हैं, जहाँ पर सुबह 7 बजे से खरीदारी के लिए नागरिकों की अच्छी खासी भीड़भाड़ उमड़ती है। इस समय शहर के गांधी चौक व रुक्मिणी नगर परिसर में अपनी जरूरतों का सामान खरीदने के लिए नागरिकों का अच्छा खासा जमावड़ा देखा जा सकता है और इस भीड़भाड़ को देखकर यह अंदाजा कतई नहीं लगाया जा सकता इस समय लॉकडाउन या संचारबंदी जैसी कोई चीज भी अस्तित्व में है। शहर के प्रतिष्ठित समाजसेवी व उद्यमी तथा होटल लैंडमार्क के संचालक नितिन कदम द्वारा कोविड की संक्रामक महामारी तथा जारी संचारबंदी काल के दौरान इरविन डफरिन पीडीएमसी व सुपर कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों हेतु शुद्ध व पौष्टिक भोजन तथा पीने हेतु ठंडे पानी की व्यवस्था करवाई जा रही है। इसके तहत नितिन कदम व उनकी टीम में शामिल सदस्य रोजाना शाम 6 बजे से 8 बजे तक इन चारों अस्पतालों का दौरा करते हुए रोजाना करीब 1000 मरीजों व उनके परिजनों को भोजन के पैकेट व ठंडे पानी की बोतलें उपलब्ध करा रहे हैं। ब्राह्मण समाज के आराध्य तथा चिरंजीवी भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव उपलक्ष्य में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ अंतर्गत कार्यरत परशुराम उत्सव समिति द्वारा अमरावती रक्तदान समिति, पीडीएमसी ब्लड बैंक तथा लाइफलाइन ब्लड बैंक के संयुक्त सहयोग से शुक्रवार 14 मई को प्रातः 8 बजे से अपराह्न 2 बजे तक रैली प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन में प्लाज्मा दान व रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 9 लोगों द्वारा प्लाज्मा दान किया गया। साथ ही इस शिविर के जरिए 151 यूनिट रक्त संकलित किया गया। महासंघ की युवा आघाड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष स्वर्गीय सुमित शर्मा की स्मृति में आयोजित इस शिविर में रक्तदान व प्लाज्मा दान करने हेतु बड़ी संख्या में समाज बांधव स्वयं स्फूर्त रूप से उपस्थित हुए थे। इसके तहत 39 समाज बंधुओं ने प्लाज्मा दान हेतु अपने नाम का पंजीयन कराया था, जिनके सैंपल की जांच करने के बाद केवल 15 लोगों को प्लाज्मा दान के लिए पात्र माना गया। साथ ही समयाभाव के चलते केवल 9 लोगों का ही प्लाज्मा लिया जा सका। लगभग यही हाल रक्तदान के मामले में भी रहा। दोपहर 2 बजे तक 200 से अधिक समाज बांधवों द्वारा रक्तदान हेतु आगे आकर अपने नाम लिखवाए गए थे, जिनमें से केवल 151 समाज बंधुओं का ही रक्त संकलित किया गया और शेष सभी को विनम्रता पूर्वक वापस लौटा दिया गया। इस आयोजन के प्रारंभ में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ व परशुराम उत्सव समिति के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा भगवान श्री परशुराम की प्रतिमा का पूजन करते हुए दिवंगत सुमित शर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही सुमित शर्मा के परिजनों का भावपूर्ण स्वागत किया गया। तदोपरांत अमरावती रक्तदान समिति की देखरेख में पीडीएमसी ब्लड बैंक तथा लाइफलाइन ब्लड बैंक के तकनीशियनों द्वारा रक्त व प्लाज्मा संकलित करने का काम शुरू किया गया, जिसमें ब्राह्मण समाज बंधुओं सहित अन्य कई समाज बांधवों द्वारा भी स्वयं स्फूर्त रूप से उपस्थित रहकर अपना रक्तदान किया गया। विगत एक वर्ष से अमरावती जिले के सबसे बड़े व एकमात्र सरकारी कोविड अस्पताल का जिम्मा संभाल रहे डॉक्टर रवि भूषण तथा उनकी पत्नी डॉक्टर शमा भूषण ने भी इस शिविर में स्वयं स्फूर्त रूप से उपस्थित होकर रक्तदान किया। विगत एक वर्ष से लगातार एक कोविड संक्रमित मरीज की जान बचाने हेतु दिन रात मेहनत करने वाले डॉक्टर रवि भूषण द्वारा एक वर्ष के दौरान दूसरी बार सपत्नीक रक्तदान किया गया है, जिसके चलते शिविर के आयोजकों द्वारा उनका विशेष तौर पर सत्कार किया गया।
इस प्लाज्मा दान व रक्तदान शिविर के दौरान अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के, बडनेरा के विधायक रवि राणा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के, पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले, मनपा के नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत, मनपा स्थायी समिति सभापति सचिन रास ने, पूर्व स्थायी समिति सभापति तुषार भारती व विवेक कलोती, पार्षद अजय सारस्कर, पद्मजा कौंडन्य व दिनेश बूब आदि गणमान्यों ने इस शिविर को भेंट देते हुए सभी प्लाज्मा दाताओं व रक्तदाताओं सहित उपस्थित समाज बंधुओं को अक्षय तृतीया व परशुराम जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी। बडनेरा स्थित जगदम्ब ग्रुप द्वारा भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अन्नदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्य के पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे की प्रमुख उपस्थिति में भगवान श्री परशुराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आयोजन की शुरुआत की गई। साथ ही बडनेरा के शहरी निवारा केंद्र में रहने वाले लोगों सहित विभिन्न इलाकों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को अन्नदान किया गया। जिले में करीब 10 दिन बाद रोजाना पाए जाने वाले संक्रमितों की संख्या 1000 से कम रही और शुक्रवार को 922 नागरिकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके साथ ही जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 80,658 पर जा पहुंची है। वहीं शुक्रवार को 24 घंटे के दौरान जिले के कोविड अस्पतालों में कुल 20 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई, जिनमें 18 स्थानीय व 2 बाहरी जिले के मरीजों का समावेश रहा। जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1213 पर जा पहुंची है। साथ ही बाहरी जिले के मृतकों को जोड़कर यह आंकड़ा 1375 पर जा पहुंचा है। स्थानीय मृतकों में मनपा क्षेत्र के 6 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 12 मरीजों का समावेश रहा। इसके अलावा शुक्रवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 1123 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 68,553 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10,892 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 3,045 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 7,847 मरीजों का समावेश है। इसके अलावा इस समय 2,312 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 2,364 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 6,216 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। इस समय चिंताजनक बात यह है कि अब तक मरीजों की संख्या दोगुनी होने में 66 दिनों का समय लगना अनुमानित था। वहीं अब डबलिंग रेट घटकर 54 दिनों पर आ गया है। इसके साथ ही इस समय रिकवरी रेट 84.99% है। वहीं मृत्यु दर 1.50% के स्तर पर पहुंच गया है। इसे भी एक तरह से चिंता वाली स्थिति कहा जा सकता है। वहीं शुक्रवार 14 मई को संभाग के 5 जिलों में 4,190 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें सर्वाधिक 1,228 संक्रमित मरीज बुल्ढाना जिले में मिले। इसके अलावा अकोला में 726, यवतमाल में 658 तथा वाशिम में 656 नागरिकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं शुक्रवार को संभाग में 3,752 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते कोविड अस्पतालों से डिस्चार्ज दिया गया, जिनमें यवतमाल जिले के 1,085, बुल्ढाना के 589, अकोला के 513 तथा वाशिम जिले के 442 मरीजों का समावेश है। संभाग में अब तक कुल 3,08,098 मरीज कोविड संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिसमें से 2,70,738 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं अब तक कोविड संक्रमण की वजह से संभाग के 5 जिलों में 4,475 मरीजों की मौत हो चुकी है, जिनमें यवतमाल जिले के 1,585, अकोला के 837, बुल्ढाना के 501 तथा वाशिम जिले के 339 मरीजों का समावेश है। फिलहाल चल रहे लॉकडाउन काल के दौरान बडनेरा में मनपा के दल द्वारा सड़कों पर घूमकर लोगों से संचारबंदी के नियमों का पालन करने और बिना वजह घरों से बाहर नहीं आने का आह्वान किया जा रहा है। साथ ही बडनेरा उपनगर में पुलिस की गश्त भी बढ़ाई गई है। यहां पर शहर वासियों द्वारा संचारबंदी के नियमों को बेहतरीन प्रतिसाद दिया जा रहा है। इस समय बडनेरा उपनगर क्षेत्र में लगभग सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद हैं और यहाँ की सड़कों पर लगभग पूरी तरह से सन्नाटा दिखाई दे रहा है। लायंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3234 अंचल अंतर्गत लायंस क्लब ऑफ अमरावती व बढ़ते कदम द्वारा शहर वासियों के लिए कोविड संकट काल के दौरान ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन, सी-पेन मशीन निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई है। कोविड संक्रमण काल के दौरान भी पत्रकारों द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आम नागरिकों तक बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां संकलित कर पहुंचाई जा रही है। ऐसे में पत्रकार बंधुओं को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किया जाए, इस तरह की अपील राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से की है। साथ ही इस बारे में उप मुख्यमंत्री अजित पवार व राजस्व मंत्री बालासाहब थोरात को निवेदन सौंपते हुए मांग की है कि पत्रकारों को भी कोविड टीकाकरण अभियान में पहली प्राथमिकता दी जाए। अमरावती के पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख के मुताबिक कोविड संक्रमण काल के दौरान अपने मरीजों को रेमडेसिविर का इंजेक्शन मिलना चाहिए। इस हेतु कई परिवार दर दर भटक रहे हैं। ऐसे में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी जांच करते हुए इस घोटाले की जड़ तक जाकर पूरे रैकेट का पता लगाना अपेक्षित है। किंतु घोटाले में सहभागी रहने वालों के लिए पुलिस द्वारा पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग न किया जाना अपने आप में बेहद गंभीर बात है। ऐसे में पुलिस द्वारा की जाने वाली जाँच ही संदेह के घेरे में घिरती नजर आ रही है।
वहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के ने शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के साथ मुलाकात करते हुए विस्तृत चर्चा की और कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले की विस्तृत जांच की जानी चाहिए और इस मामले की तह तक जाकर इसके पीछे रहने वाले सभी गुमनाम चेहरों को सामने लाए जाने की बेहद जरूरत है। 2 दिन पहले अमरावती शहर में उजागर हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में किसी भी समय क्राइम ब्रांच तथा अन्न व औषधि प्रशासन विभाग का दल इरविन अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन के स्टॉक व रिकॉर्ड की जांच करेगा। साथ ही शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा अब इस मामले की जांच पड़ताल फ्रेजरपुरा जोन के सहायक पुलिस आयुक्त धुमाल को सौंपी गई है और उन्हें इस मामले की जाँच पड़ताल पर विशेष रूप से नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा संचालनालय ने प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालाओं को 1 से 28 जून तक ग्रीष्मकालीन छुट्टियां घोषित की हैं, जिसके बाद 28 जून से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। ऐसे में आगामी 1.5 से 2 माह तक शिक्षकों सहित विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा से छुटकारा मिलेगा। हालांकि जून माह में कोरोना की स्थिति को देखते हुए शालाओं को फिर से ऑफलाइन शुरू किया जाएगा या ऑनलाइन शिक्षा ही चलती रहेगी, इस बारे में समयानुसार निर्णय लिया जाएगा। अमरावती जिले में किसानों की अपनी बैंक के रूप में पहचान रखने वाली अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के पूर्व संचालकों के कार्यकाल में बैंक ने 700 करोड़ रुपयों का निवेश म्यूचुअल फंड में किया। यह निवेश आरबीआई व नाबार्ड के नियमों का उल्लंघन कर किया गया है। इस कारण बैंक को करीब 7 करोड़ रुपए का घाटा सहन करना पड़ा। इस तरह का आरोप बैंक की ऑडिट रिपोर्ट में किया गया था। इसी ऑडिट के साथ जिला मध्यवर्ती बैंक पर नियुक्त प्रशासक सतीश भोसले ने इस मामले की जांच के लिए कोतवाली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की थी। यह मामला बाद में पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह तक पहुंचने पर उन्होंने प्रशासक सतीश भोसले को ऑडिट रिपोर्ट में अंकित व्यवहार कब किए गए, उस समय कौन अधिकारी था, बैंक में हुए इस कथित घोटाले के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश विगत 29 अप्रैल को दिए थे। प्रशासक सतीश भोसले ने 8 दिन के भीतर यह विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट सौंपने की बात पुलिस आयुक्त डॉक्टर सिंह से कही थी, लेकिन इसके बाद पता चला है कि प्रशासक सतीश भोसले का वाहन चालक कोविड पॉजिटिव पाया गया। इस कारण खुद प्रशासक सतीश भोसले क्वारंटाइन हो गए। प्रशासक सतीश भोसले ने मंडल न्यूज को बताया कि रविवार तक उन्हें विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी और वे मंगलवार 18 मई को यह रिपोर्ट सिटी कोतवाली पुलिस सहित पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह को सौंपेंगे। शहर व जिले में आवश्यकता से कम कोविड प्रतिबंधात्मक टीके की आपूर्ति हो रही है, अतः जितने भी टीके की आपूर्ति हो रही है उसका योग्य नियोजन करते हुए लोगों की परेशानियों को दूर करने के अलावा कोरोना से होने वाले संभावित खतरे को टालने हेतु कड़ाई से कदम उठाए जाएं। इस आशय की मांग भारतीय जनता पार्टी के शहराध्यक्ष किरण पातुरकर के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधि मंडल द्वारा मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े से की गई। जल किल्लत का सामना न करना पड़े, इसके लिए मनपा प्रशासन की ओर से 15वें वित्त आयोग से रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजना के लिए बंधनकारक निधि दिया गया है। यह निधि प्राप्त होकर लगभग 1 माह बीत चुका है, लेकिन मनपा की उदासीन नीतियों के चलते बारिश के मौसम का मुहाना आने पर भी दस्तावेजों पर ही खेल खेला जा रहा है। इन दिनों अमरावती शहर में भूजल स्तर लगातार घटता जा रहा है, जिससे हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। 15 वर्ष पूर्व तत्कालीन सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजना चलाने के आदेश दिए थे, जिसके अनुसार सरकारी कार्यालयों में यह योजना चलाई गई। लेकिन आज इस योजना की हालत खस्ता हो चली है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकारी कार्यालयों द्वारा इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। हरिसाल की वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चौहान की आत्महत्या मामले में आरोपी व निलंबित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एम श्रीनिवास रेड्डी कोविड संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। गुरुवार को उनकी आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस बारे में अमरावती मनपा प्रशासन ने जेल को सूचित किया है। मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने 11 मई को रेड्डी को सशर्त अंतरिम जमानत मंजूर की थी और जमानत मिलने के तुरंत बाद वे कोविड संक्रमण की चपेट में आ गए। समीपस्थ वलगांव पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले नए अकोला गांव में बगीचे में आम तोड़ने गए युवक की आम के पेड़ से गिरकर मौत हो गई। यह घटना गुरुवार को दोपहर 4 बजे घटित हुई। मृतक युवक की शिनाख्त नया अकोला निवासी 35 वर्षीय सनातन राजेंद्र मकेश्वर के तौर पर हुई है। चांदू रेलवे तहसील के सोनगांव स्थित तालाब में डूब जाने से एक 15 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। इस बच्चे की शिनाख्त अजय सुनील वनवे के रूप में हुई है। पता चला है कि सोनगांव निवासी अजय वनवे गुरुवार की शाम 5:30 बजे अपने दोस्त के साथ सोनगांव के पास ही स्थित सोनगांव शिवनी तालाब पर तैरने गया था और वो वहां से वापस नहीं लौटा। पश्चात उसकी खोजबीन करने पर तालाब के किनारे उसके कपड़े व चप्पल दिखाई दिए, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने उसकी खोजबीन शुरू की। पश्चात अजय वनवे की लाश बाहर निकाली जा सकी। धामनगांव रेलवे तहसील के दत्तापुर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले वाघोली गांव में रहने वाले अमोल चौहान के नए मकान को गुरुवार की रात 11 बजे अज्ञात चोरों ने अपना निशाना बनाया और इस दौरान चोरों ने अलमारी को तोड़कर 6 लाख रुपए के सोने के आभूषण व 30,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया।
अचलपुर तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना के संदर्भ में जिलाधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों सहित बिना वजह घूमने वाले दुपहिया सवारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का अभियान चलाया जा रहा है। अचलपुर तहसील के 7 मंडल अंतर्गत आने वाले 41 गाँवों में भेंट देकर कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों से प्रशासन द्वारा 17,000 रुपए का दंड वसूल किया गया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।